हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी क्लास में देखेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल में क्या है क्या नहीं है, महाजनपद क्या थे। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। टू द पॉइंट, मास्टर स्टडी। हमारे भारत के अंदर 16 महाजनपद थे। उनमें से मगध महाजनपद को पढ़ेंगे हम आज। तो मगध महाजनपद का उत्थान कैसे हुआ, धार्मिक क्रांति कैसे हुई, और ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य धर्मों से इसका क्या रिलेशन था। इसके बाद में देखते हैं फारसी आक्रमण हुए थे, उनकी क्या भूमिका थी, और ग्रीक आक्रमण कैसे, कब और कहाँ हुए थे। तो 16 महाजनपद थे भारत में। ये दूसरी नगरीय क्रांति थी। पहली नगरीय क्रांति थी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसको कहते हैं, और दूसरी नगरीय क्रांति मगध साम्राज्य में हुई थी, उसको कहते हैं। इसका प्रमुख कारण मगध साम्राज्य के उत्थान का वो था लोहे की खोज। इस काल में लोहे की खोज हो चुकी थी। 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है वो अगुंतर निकाय में, खुद्दक निकाय में और बौद्ध साहित्य और धर्मसूत्र जैन साहित्य में इनका उल्लेख मिलता है। कौन कौन से महाजनपद थे और उनकी राजधानियां कौन कौन सी थी, चलो उनको एक बार देख लेते हैं। पहला था कंबोज। कंबोज महाजनपद, इसकी राजधानी थी घाटक। दूसरा था गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर थी। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्रपुर और काम्पिल्य थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या सांकेत जो अयोध्या के आसपास थी वो थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। और मल्ल संघ की राजधानी कुशीनगर और कुशीनारा थी। अब मैप के माध्यम से समझेंगे कौन सा महाजनपद किस स्थान पर अवस्थित था। तो कंबोज जो महाजनपद था वो सबसे ऊपर, अपने जम्मू कश्मीर के भी ऊपर, अफगानिस्तान साइड में यहाँ पर स्थित था। इसके बाद में गांधार। गांधार इसके जस्ट नीचे स्थित था। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। कुरु महाजनपद यहाँ था। मत्स्य महाजनपद यहाँ था। और सूरसेन महाजनपद अपने भरतपुर धौलपुर के इलाके में था। वत्स महाजनपद जरा सा नीचे था। अवंती महाजनपद नीचे था। चेदी यहाँ पे था। काशी यहाँ पे था। अंग महाजनपद यहाँ पे था। और पांचाल महाजनपद यहाँ पे था। मगध महाजनपद यहाँ पे बिहार के आसपास था। और वज्जी संघ, मल्ल संघ, कौशल। इसके बाद में देखते हैं अंग महाजनपद जस्ट यहाँ पे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की साइड में था। और अस्मक जो महाजनपद था वो जस्ट सबसे नीचे अस्मक महाजनपद था। आगे देखते हैं वज्जी महासंघ। वज्जी संघ की राजधानी विधेयी, वैशाली या मिथिला थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज, राजगृह या पाटलिपुत्र थी। और काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी, वरुणा प्लस 80 नदी जहाँ पे मिलती है वहाँ पर वाराणसी थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी जो अपने जयपुर के आसपास में है। इसके बाद में वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। और चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तमती या सुक्तिमती थी। अवंती की राजधानी उज्जैन जो उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती था, दो भागों में बटा हुआ था। तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती था। और अस्मक जो सबसे दक्षिण दिशा में था महाजनपद, उसकी राजधानी पोटली या पाटन थी। अब मगध महाजनपद का उत्थान कैसे हुआ वो समझते हैं, क्या क्या कारण थे। तो मगध महाजनपद का एक सामरिक महत्व था और भौगोलिक कारण भी था। नदियों का बहाव क्षेत्र में स्थित था। नदियों का प्रयोग सिंचाई और नौकायन के लिए किया जाता था। यहाँ पे खनिज बहुतायत में पाए जाते थे। उपजाऊ मैदान था। और मगध के आसपास जंगलों में हाथी भी पाए जाते थे। और यहाँ के शासक जो थे वो महत्वाकांक्षी शासक थे। मगध महाजनपद में जो शासन किया था उनमें सबसे पहले था हर्यक वंश। हर्यक वंश का कालक्रम था 545 से 412 ईसा पूर्व। इसका पहला शासक था बिंबिसार। हर्यक वंश का पहला शासक था बिंबिसार, जिसे श्रेणिक नाम से भी प्रसिद्ध था। श्रेणिक या शैत्रोजस। यह प्रथम साम्राज्यवादी शासक था। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से विवाह किया था। इसने लिच्छवी राजकुमारी चेलना से भी विवाह किया था। और इसने मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से भी विवाह किया था। इसने अंग प्रदेश को जीत लिया और अपने पुत्र, जो इसका पुत्र अजातशत्रु था, उसको वहां का गवर्नर नियुक्त किया।
और जो प्रसेनजीत था इसने काशी को दहेज में दिया था, इसको बिंबिसार को। आगे देखते हैं। इसने अपने चिकित्सक जीवक को अवंती के शासक प्रद्योत की चिकित्सा हेतु भेजा था। जीवक की शिक्षा तक्षशिला में हुई थी और इसके पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। अब दूसरा शासक था अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुणिक नाम से भी प्रसिद्ध था। इसने काशी पर अधिकार कर लिया और इसका एक मंत्री था वत्ससार, जिसने वज्जी संघ में फूट डलवा दी थी। अजातशत्रु ने वज्जी संघ को जीत लिया और इस युद्ध में उसने 2 प्रकार की हथियारों का प्रयोग किया था, एक तो रथ मुसल और एक महाशिला कटक का प्रयोग किया था। अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। ये इंपॉर्टेंट है कि किसने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, तो अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। इसके पुत्र उज्जैन ने इसका हत्या कर दी थी। अब आ जाता है तीसरा शासक उज्जैन। इसने सोन व गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया था, जो बिहार के अंदर है। मगध जनपद की राजधानी भी था। इसकी स्थापना इसको किसने बसाया था, तो इसको उज्जैन ने बसाया था। और इसका लास्ट का जो शासक था हर्यक वंश का, वो था नागदशक या नागदशक, इसका अंतिम शासक था। दूसरा वंश आ जाता है मगध का शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का कालक्रम 412 से 344 ईसा पूर्व था। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था और इसने अवंती को जीत लिया था और इसने वैशाली को राजधानी बनाया था। वैशाली को किसने राजधानी बनाया था, तो शिशुनाग ने बनाया था। अब शिशुनाग वंश का दूसरा शासक था कालाशोक। इसने दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। इसने पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया था। और तीसरा वंश आ जाता है नंद वंश, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका कालक्रम था 344 से 322 ईसा पूर्व तक। इसका पहला शासक था महापद्मनंद। इसे दूसरा भार्गव के नाम से भी प्रसिद्ध था। और दूसरा भार्गव के नाम से महापद्मनंद प्रसिद्ध था, तो प्रथम भार्गव के नाम से परशुराम जी प्रसिद्ध थे। यह जैन धर्म का अनुयायी था। जो महापद्मनंद था, यह जैन धर्म का अनुयायी था। और इसने खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग पर आक्रमण किया था और वहां पर नहरों का निर्माण भी करवाया था महापद्मनंद ने। एवं वहां से जिनसेन की मूर्ति लेकर आ गया था। कहां से, कलिंग से। और अष्टाध्यायी का जो लेखक पाणिनि था, ये भी महापद्मनंद के समकालीन था। अष्टाध्यायी क्या है, तो ये संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, जिसको पाणिनि द्वारा लिखा गया है। दूसरा शासक आ जाता है घनानंद। इसने चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य दान विभाग का प्रमुख था। घनानंद ने जनता पर अत्यधिक कर लागू कर दिए थे और चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सहायता से घनानंद की हत्या कर दी थी। यह अपना मगध जो साम्राज्य था, मगध साम्राज्य के 3 जो वंश थे, इनका कालक्रम पूरा होता है। आगे चलता है बौद्ध धर्म हम अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हमारी क्लासों में हमेशा टू द पॉइंट पढ़ाया जाएगा और सिखाया जाएगा, फालतू की चीजें नहीं, क्योंकि सभी का टाइम मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। कृपया अपने चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब करें। और हमारा लक्ष्य एक ही है कि राजस्थान को एजुकेशन फ्री स्टेट बनाना है। क्योंकि जो भी बड़ी बड़ी कोचिंग है वो सब व्यापार कर रही है। अपने को फ्री स्टडी चाहिए, सबको फ्री स्टडी चाहिए। बस यूट्यूब के माध्यम से आराम से टू द पॉइंट पढ़िए। आपको 2-4 क्लासेस लेने के बाद में सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कौन सही पढ़ा रहा है, कौन गलत पढ़ा रहा है। आप लोगों का ऐसा ही प्यार बना रहे, इसके लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।